कल हमने, बेटा सुन लो, प्रेशर का फॉर्मूला बताया था 1/3, ये सुन रहे हो? इधर ध्यान दीजिएगा। प्रेशर का फॉर्मूला है 1/3 mn(v²) डिवाइडेड बाई बड़ा V। यहाँ पे क्या क्या चीजें थी, क्या क्या थी? देखो, मास m क्या था, किस चीज का? मास ऑफ द गैस मॉलिक्यूल, मास ऑफ ईच गैस मॉलिक्यूल। n क्या था? नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल। v आरएमएस वेलोसिटी और बड़ा V क्या था? वॉल्यूम। तो ये चीजें जो है हम आपको जो है कल डिराइव करवा चुके हैं, ठीक है। अब इसी से जो है ध्यान दीजिएगा, आरएमएस वेलोसिटी हम लोग डिटरमाइन करेंगे। देखो, कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर आप लोगों ने कल वाला पढ़ लिया? नहीं पढ़ा? अरे देख लेना चाहिए, आज जाके पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा एक साथ। देखिए देखिए इधर, ये प्रेशर का फॉर्मूला है, ठीक है। आप लोग टॉपिक डालो कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द बेसिस ऑफ केटीजी। कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द बेसिस ऑफ केटीजी। देखो सभी लोग बेटा, ये m है मास ऑफ ईच गैस मॉलिक्यूल, m है नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, सही है। तो इधर ध्यान दो, अगर m को n से मल्टीप्लाई किया गया, मास ऑफ ईच गैस मॉलिक्यूल को नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई किया गया, तो मोलर मास ऑफ गैस बन जाएगा। एक मोल में जितने भी गैस मॉलिक्यूल्स होंगे, है ना, उसको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से मल्टीप्लाई कर दो तो मास ऑफ, मोलर मास ऑफ गैस बन जाएगा। m क्या है? मोलर मास या मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस। तो ये एक मोल में, ठीक है। तो प्रेशर का फॉर्मूला बन गया 1/3 m इंटू n, क्या बन गया? इंटू v² डिवाइडेड बाई बड़ा V। ये v इधर भेज दो, pv इक्वल्स टू 1/3 mv² और फ्रॉम pv इक्वल्स टू nRT होता है, सही है। नंबर ऑफ मोल्स 1 है यहाँ पे, और 1 मोल ऑफ गैस pv बराबर आ गया RT के। तो इस फॉर्मूले में pv की जगह आप क्या लिख सकते हो? RT इक्वल टू 1/3 mv², सही बात है। तो 3 इंटू RT डिवाइडेड बाई m इक्वल टू v²। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला बन गया √3RT डिवाइडेड बाई, ये आरएमएस वेलोसिटी का फॉर्मूला है। कौन सी वेलोसिटी है? आरएमएस वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया ये। नहीं समझ पाए? कल बताया कि आरएमएस वेलोसिटी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ये आरएमएस वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर के। यही थ्योरम, ये काइनेटिक थ्योरी है कि वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर होता है। लिख लीजिए। देखो जी, ये जो वेलोसिटी का फॉर्मूला आया है, ये एक मोल गैस के लिए है, ठीक है। फॉर ईच मॉलिक्यूल अगर निकालना हो, फॉर 1 मॉलिक्यूल, तो हमने कल आपको बताया था एक मोल के लिए R काम आता है और एक मॉलिक्यूल के लिए क्या काम आएगा? K। 3kT डिवाइडेड बाई m मॉलिक्यूलर मास है यहाँ पे। K क्या है रौनक? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अब इन्हें बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है? अनमोल पन्ना पलट के तो हम भी बता दें, इसमें क्या है?
तो √3 kT डिवाइडेड बाई, समझ गए? इस फॉर्मूले से डायरेक्ट क्वेश्चन लग जाएंगे। V1 by V2 इक्वल्स टू √T1 by T2। तो टेम्परेचर केल्विन में लिख के आप लोग वेलोसिटी निकाल लीजिएगा, ठीक है? समझ गए? फिर देखो RMS वेलोसिटी, इस फॉर्मूले से दो डिपेंडेंसीज हैं, इधर ध्यान दीजिएगा। इस फॉर्मूले से दो डिपेंडेंसीज हैं। टेम्परेचर बढ़ाने से वेलोसिटी बढ़ती, मॉलिक्यूलर मास बढ़ाने से वेलोसिटी घटती है। तो दो डिपेंडेंसीज है, क्वेश्चन करते समय इस बात का ध्यान दीजिएगा, ठीक है? कि V1 by V2 √T1 by T2 होगा, लेकिन V1 by V2 √M2 by M1 होगा, इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी, ठीक है? तो इसके बाद एक और फॉर्मूला बनाते हैं RMS वेलोसिटी का, इसी से देखिएगा। P equal to 1/3 mass of each gas molecule into number of gas molecules is equal to molar mass upon volume into V square. What is mass per unit volume of gas? Density per unit volume, density 1 मोल के लिए, ये समझ में आ गया? तो 3 into P डिवाइडेड बाई रो इक्वल टू V स्क्वायर। तो यहाँ से V की वैल्यू क्या आ गई? √3P डिवाइडेड बाई, एक ये फॉर्मूला हो गया, 3 इंटू प्रेशर डिवाइडेड बाई डेंसिटी। ये भी RMS वेलोसिटी ही है। तो डेंसिटी के टर्म्स में इनवर्सली प्रोपोर्शनल, प्रेशर के टर्म्स में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है? आ रहा है समझ में? अच्छा, इससे जो है एक रिलेशन बनाते हैं। अभी 2022 में क्वेश्चन आया था, मेंस का ही क्वेश्चन था, समझिएगा। ये तो आप लोगों को RMS वेलोसिटी समझ में आ गई, गैस मॉलिक्यूल्स की। हवा में भी गैस है, एयर में भी गैस मॉलिक्यूल है। एयर में साउंड ट्रेवल करता है, तो गैस मॉलिक्यूल्स की वजह से साउंड क्या कर रहा है? ट्रेवल कर रहा है। स्पीड ऑफ साउंड का क्या फॉर्मूला होता है? स्पीड ऑफ साउंड एक लॉन्गिट्यूडनल, क्लास 9th में हुआ करता था ये फॉर्मूला। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है √P/ρ। ये न्यूटन का फॉर्मूला था, न्यूटन का फॉर्मूला था √प्रेशर अपॉन डेंसिटी। प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय डेंसिटी, सही है? लेकिन ये फॉर्मूला गलत था। इस फॉर्मूले के हिसाब से जो वेलोसिटी ऑफ साउंड आता था 0 डिग्री सेल्सियस पे, वो 280 मीटर पर सेकेंड आ रहा था। आपको तो पता है ना, स्पीड ऑफ साउंड 330 मीटर पर सेकेंड होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो ये न्यूटन के हिसाब से 280 आ रहा था, जो भी गलत था। फिर एक साइंटिस्ट आए लाप्लास, तो लाप्लास ने इस फॉर्मूले को करेक्ट किया, ठीक है? लाप्लास ने इस फॉर्मूले को क्या किया? V इक्वल्स टू 9th में था, यही फॉर्मूला बन जाता है √γ/ρ। लाप्लास ने टेम्परेचर चेंजेस, एडियाबेटिक करेक्शन को ध्यान में रखते हुए गामा फॉर्मूला इंट्रोड्यूस कर दिया। गामा क्या है? रेशियो ऑफ Cp/C, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का रेशियो एट कांस्टेंट प्रेशर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जिसमें Cp-Cv R हमने आपको पढ़ाया होगा। Cp-Cv क्या होता है? R, पढ़ाया है ना सबको। तो गामा P/ρ इंट्रोड्यूस कर देने से, अभी गामा के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे अभी हम लोग, ठीक है? इसी चैप्टर में गामा इंट्रोड्यूस कर देने से यही वेलोसिटी जो है 0 डिग्री सेल्सियस पे कितनी आ गई? 330 मीटर पर सेकेंड। अभी टेम्परेचर बढ़ाने से वेलोसिटी बढ़ेगी, अभी बताया ना मैंने कि टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से वेलोसिटी बढ़ेगी, लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस पे कितनी होगी? 330 मीटर पर सेकेंड। अब इस फॉर्मूले और इस फॉर्मूले को अगर आप रिलेट करें, मतलब इसको अगर डिवाइड किए, तो RMS वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया, ये साउंड का फॉर्मूला हो गया।
तो अगर हम इस सेकंड फॉर्मूले को इस फर्स्ट से डिवाइड कर दें, सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड अपॉन आरएमएस वेलोसिटी इज इक्वल टू पी बाई रो कट जाएगा, ऊपर बचेगा गामा, नीचे क्या बचेगा 3, तो अंडर रूट गामा डिवाइडेड बाई 3। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन लगते हैं मेंस के। वो जो कल क्वेश्चन था जो पूछा था तब में, वो इससे सीधा हो जाएगा। ये नहीं समझ में आया कर लो। तो देखिए बेटा, लिखो इसके बाद एवरेज काइनेटिक एनर्जी एंड टेम्परेचर, एवरेज काइनेटिक एनर्जी एंड टेम्परेचर। एवरेज काइनेटिक एनर्जी एंड टेम्परेचर। देखिए काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन। अभी देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv², सही, और काइनेटिक एनर्जी हाफ m, और वेलोसिटी का फॉर्मूला बताया √3RT डिवाइडेड बाई स्क्वायर, सही है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ m 3RT बाई m से m कट गया, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ गया 3RT बाई 2। इससे समझ में आया विश्व की काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, सही है। अच्छा, ये वाला फॉर्मूला जो 3RT बाई 2 आया है, ये एक मोल के लिए आया है ना, और अगर एक मॉलिक्यूल के लिए होगा तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, अब यार ये भी की, इसको काइनेटिक एनर्जी लिखो EK, काइनेटिक एनर्जी EK से नोट करो, समझ गए। एक मॉलिक्यूल के लिए 3kT/m, समझ गए, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर केल्विन में रखना। के कैसे बन के आ रहा है समझ में आ रहा है ना सबको, कैसे बन के आ रहा है विश्वास, ये आर के क्यों हो जा रहा है, चटा तू बताओ। अरे वही क्यों बन के आ रहा है, कहाँ से चला आ रहा है, ये पूछ रहे हैं हम। ये एक मोल के लिए है, तो एक मॉलिक्यूल के लिए कैसे बन रहा है पानी जी। अरे यार हमको लग रहा है जो हम कल पढ़ाते हैं वो सुबह साफ हो जाता है सोने के बाद। कैसा सॉफ्टवेयर लगाया क्या तुम लोग के दिमाग में वाजपेयी जी? आर को एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड, हाँ, आर को एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड किया गया तो R/n K बन गया। देख ली ना 15 पलट के, घर पे भी जाके यही काम किया करो। अरे हाँ, अच्छा, ये एक मोल के लिए होता है तो हर मॉलिक्यूल के लिए डिवाइड करना होगा एवोगैड्रो नंबर से, K बन जाएगा ये। ठीक है, सभी लोग समझ गए होंगे। साक्षी समझ आ रहा है बेटा, पक्का? बेटा दे। ओके, अच्छा देखो, तो अभी हमको ये समझ में आ गया, इधर देखिएगा कि वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। टेम्परेचर केल्विन होना चाहिए, मतलब V1/V2 इक्वल्स टू √T1/T2। इस फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल्स लगाने हैं आपको, आज काम यही लेंगे, ठीक है। फिर काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर,
मतलब काइनेटिक एनर्जी 1 अपॉन काइनेटिक एनर्जी 2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2। इस पे काम हो जाएगा। बात समझ आ रही है? इसी तरीके से वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मास, तो v1 by v2 इक्वल्स टू अंडर रूट m2 अपॉन m1। ये मोलर मास है। किसी किसी क्वेश्चन में वेलोसिटी टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है और वेलोसिटी मास पे भी डिपेंड करती है, तो दोनों चीजें काम आएंगी। नहीं समझ पा रहे हो? तो फॉर्मूला क्या बनेगा? सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है तो ये सिर्फ मास पे डिपेंड कर रही है, दोनों पे डिपेंड करे T1 इंटू m2 अपॉन T2 इंटू का अंडर रूट रहेगा, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे जी। अंडर रूट T1 बाई T2 अंडर रूट m2 बाई m1, ये दोनों की डिपेंडेंसी हो गई। समझ गए? अब यहां से एक बड़ी चीज, क्या बड़ी चीज? एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो क्या चीज है? ये पहले ही बता चुके हैं, लेकिन अब इस फॉर्मूले से भी समझ लीजिए। ये समझ में आ गया? देखो, आप लोग को पता है कि वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया अंडर रूट 3RT डिवाइडेड बाई m या 3kT बाई m। कर लो, एक मॉलिक्यूल के लिए बात कर रहे हैं। इस फॉर्मूले से समझ में आ रहा है कि तापमान के बढ़ने से वेलोसिटी बढ़ती है, मतलब पानी की तापमान के घटने से वेलोसिटी घटेगी भी। सही है? तो बढ़ेगी। समझ में आ रहा है? तो अगर हमने टेम्परेचर को जो है 50 डिग्री सेल्सियस लिखा, तो 50 डिग्री सेल्सियस का मतलब कितना हो गया? ये 323 केल्विन हो गया। 323 केल्विन, सही है? तो उस समय कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। ठीक बात है? टेम्परेचर की जगह 323 रखना। अगर हमने टेम्परेचर को, बोर्ड पे देखो, हमने टेम्परेचर को 0 डिग्री सेल्सियस लिखा, तो टेम्परेचर कितना हुआ? 273 केल्विन। उस टाइम पे भी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। अगर हमने टेम्परेचर को कर दिया -190 डिग्री सेल्सियस या -200 डिग्री सेल्सियस, तो -200 डिग्री सेल्सियस मतलब कितना टेम्परेचर हुआ? 73 केल्विन। इस समय भी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। सही है? अगर हमने टेम्परेचर को -273 डिग्री सेल्सियस कर दिया तो केल्विन कितना हुआ? इस टाइम पार्टिकल की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0, क्योंकि 0 केल्विन जब उस फॉर्मूले में रखोगे अंडर रूट 3RT बाई 3kT बाई m में, तो मॉलिक्यूल की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। और मॉलिक्यूल की वेलोसिटी 0 तो उसकी वेलोसिटी 0 तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी? 0। तो ये वो टेम्परेचर है, हाइपोथेटिकल या थ्योरेटिकल, जब मॉलिक्यूल का मोशन बंद हो जाता है, वो रुक जाता है, काइनेटिक एनर्जी खत्म हो जाती है। समझिए? एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहलाता है। ये भी बचपन में पढ़ा हो, 9th में था। समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, टॉपिक डालो। ये लिखना है, ये लिखना है, कुछ लिखवा दे थोड़ा बहुत, जैसी इच्छा। देखो, एट 0 केल्विन, एट 0 केल्विन ब्रैकेट में -273 डिग्री सेल्सियस, एट 0 केल्विन ब्रैकेट में प्रवेश कहाँ रह गया? परीक्षा तो सुबह रोज आ रहा था। हाँ, एट 0 केल्विन और -273 डिग्री सेल्सियस the RMS velocity of each gas molecules becomes 0. The RMS velocity of Each gas molecule becomes 0. ठीक है? Means kinetic energy becomes 0. अब काइनेटिक एनर्जी आप नेगेटिव तो कर नहीं सकते हो, ये कर सकते हो। ये देखो एसर्शन रीजन का क्वेश्चन एक और बन गया है, सुनिएगा। इस टाइम पे 0 केल्विन पे काइनेटिक एनर्जी क्या है? 0। अब काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव तो होगी नहीं,
भाई काइनेटिक एनर्जी होने का मतलब पार्टिकल मोशन कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव होने का मतलब क्या हुआ? नहीं समझे मेरी बात? हम ये कह रहे हैं कि पहले देखो, सुनो, हम ये कह रहे हैं कि चड्डा ध्यान दो बेटा, कि ये पार्टिकल अपनी मेन पोजीशन पे मूव कर रहा है, मतलब कुछ ना कुछ टेम्परेचर है, 100 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस, बात समझ में आ रही है? -50 डिग्री सेल्सियस, 0 केल्विन, -273 डिग्री सेल्सियस। ये अब ये मोशन नहीं कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई? काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव होने का मतलब क्या हो गया? रिवर्स तो हो नहीं सकता, क्योंकि वेलोसिटी का स्क्वायर होता है उसमें। डायरेक्शन रिवर्स नहीं हो सकता। अब तो इसका मतलब अगर ये और नेगेटिव नहीं हो सकता तो ये टेम्परेचर और कम नहीं हो सकता, मतलब ज्यादा से ज्यादा कितना कम हो सकता है टेम्परेचर? 0 केल्विन, उससे नीचे नहीं जा सकता। गया है ऐसा भी नहीं है, लेकिन नहीं जाएगा। या तो स्टेट ही चेंज होगी, कुछ नया ही स्टेट बनेगा, बोस-आइंस्टाइन का क्वांटम स्टेट बनेगा। ठीक है, चलो लिखो डिडक्शन ऑफ गैस लॉज, टॉपिक डालो डिडक्शन ऑफ गैस लॉज यूजिंग केटीजी, डिडक्शन ऑफ गैस लॉज यूजिंग केटीजी। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस से गैस लॉज डिडक्ट करेंगे अब हम लोग। ठीक है, चलो तो पहला लिखो बॉयल्स लॉ। पहले बॉयल्स लॉ डिड्यूस करते हैं, फिर चार्ल्स लॉ डिड्यूस करते हैं, फिर प्रेशर लॉ डिड्यूस करते हैं, फिर ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन डिड्यूस करते हैं। हाँ, सब हो जाता है इससे। फिर एवोगैड्रो लॉ ऑफ डिफ्यूज करते हैं। अरे वो सब यही है तो एक ही चीज, बस यही है। देखो बेटा, फ्रॉम बाई एक ही, अरे मतलब एक ही फॉर्मूला आपके काम का है। प्रेशर का फॉर्मूला क्या है? 1/3 mn(v²), सही है? तो बाई बड़ा V, तो PV का फॉर्मूला बन गया 1/3 m इंटू n को क्या बोलते हो? mv², सही है ना? बड़ा है। हाँ, अब देखो सब लोग सुनो बेटा, फ्रॉम, ये तो आ गया समझ में, PV = nRT, और n को हमने 1 मोल ले लिया, तो PV की जगह हम लोग क्या लिखेंगे? नहीं, इसका तो यूज ही नहीं करना, मैं इससे ही लेके आना है। हाँ, तो PV = 1/3, ध्यान दीजिएगा, ऊपर नीचे 2 मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, 2/3, और ये 1/2 mv² क्या है? काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? 3/2 RT, 1 मोल के लिए। नहीं समझ पाए तो 2233 PV किसके बराबर आ गया? RT। ये तो हमें लाना ही था। ये आइडियल गैस आ गई, ये आ गई आइडियल गैस इक्वेशन। एक चीज तो ये आ गई, चलो सही है। अब ध्यान दीजिएगा, इसके बाद पहला है बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या कहता है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर, सुन रहे बेटा, अगर तापमान कांस्टेंट हो जाए, इसी इक्वेशन को ध्यान देना भाई, समझ लो लिख क्या है। अगर तापमान कांस्टेंट हो गया, और R तो वैसे ही कांस्टेंट है, मतलब P × V पूरा क्या हो जाएगा? तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर RT एक कांस्टेंट, और RT कांस्टेंट तो PV भी कांस्टेंट, और PV कांस्टेंट मतलब प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कांस्टेंट बाई V, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ये बॉयल्स लॉ आ गया, नहीं समझ पाए? दूसरा लगे हाथ इसी में क्या प्रूफ कर देते हैं? चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ कहता है एट कांस्टेंट प्रेशर। अब आप सोचो, अगर प्रेशर कांस्टेंट है
और आर तो वैसे ही कांस्टेंट है, मतलब वॉल्यूम किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। तो फ्रॉम पीवी इक्वल टू आरटी वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तीसरा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये टेम्परेचर कांस्टेंट तो आर वैसे ही कांस्टेंट, पीवी इक्वल टू कांस्टेंट बॉयल्स लॉ, प्रेशर कांस्टेंट तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, चार्ल्स लॉ। फिर तीसरा आता है प्रेशर टेम्परेचर लॉ, प्रेशर टेम्परेचर लॉ, बस V की जगह P हो जाएगा। एट कांस्टेंट प्रेशर होता है चार्ल्स लॉ में, और प्रेशर टेम्परेचर लॉ में एट कांस्टेंट वॉल्यूम फ्रॉम PV इक्वल टू RT। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये प्रेशर टेम्परेचर लॉ आ गया। अब एक और एवोगैड्रो लॉ भी अलग से करा देते हैं, पहले ये सब लिख लो। समझ आया कि नहीं आया? अच्छा चलो, ये आ गया समझ में? बेटा बेटा बेटा, ये इधर तक जो है अपूर्व बाबू, इधर तक केटीजी तक, केटीजी से लाइन यहां से नॉर्मल लेवल ले आए। इसके बाद थोड़ा सा शांत हो जाओ। देखिए इसके बाद लिखो एवोगैड्रो लॉ प्रूव करेंगे इसे, एवोगैड्रोस लॉ। अनमोल भैया बताएंगे एवोगैड्रोस लॉ क्या होता है। हो गया ना? कुछ बचा ही नहीं सिलेबस से, पढ़े क्या हम? 11th में ही पढ़ाया है पहले ही चैप्टर में। क्या होता है एवोगैड्रो लॉ? हाँ ना, वही आइडियल गैस इक्वेशन तो नहीं होती है? सब आइडियल गैस इक्वेशन, पूरी दुनिया आइडियल गैस इक्वेशन है। बताओ ना। हाँ हाँ नहीं याद है, कोई बात नहीं। विदुषी नहीं याद है, मोहित भैया एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, प्रियांशु भैया लिखो, हम लिखवा दे रहे हैं, चलो हटाओ लिखो, वो सही है एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। और वो क्या है देखिए, इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस, equal volumes of all gases, volumes of all gases at similar conditions of temperature and pressure, equal volumes of all gases at similar conditions of temperature and pressure contain equal number of molecules. Equal volumes of all gases at similar conditions of temperature and pressure contain equal number of molecules. इसका मतलब समझे, जिस हिसाब से वॉल्यूम होगा उसी हिसाब से मॉलिक्यूल्स होंगे। भाई जिस हिसाब से वॉल्यूम होगा उसी हिसाब से क्या होंगे मॉलिक्यूल्स, ठीक है। देखो एवोगैड्रो लॉ, ये तो समझ गए हो, एवोगैड्रो लॉ को फील कर पा रहे हो। एक मोल में कितना मॉलिक्यूल्स होते हैं? सही है। और एक मोल में 22.4 लीटर वॉल्यूम होता है, यानी कि 22.4 लीटर वॉल्यूम वाली गैस में 6 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे। क्या बोला समझ में आया? 22.4 लीटर वाली गैस में इतने मॉलिक्यूल्स होंगे। तो अब दो गैसेस हैं, गैस A और गैस B, ठीक है। इस गैस का वॉल्यूम 11.2 लीटर है और इस गैस का वॉल्यूम 5.6 लीटर है। तो इसमें कितने मॉलिक्यूल होंगे? 3 × 10⁻23, इसमें 1.5 × 10⁻23,
तो जिस हिसाब से वॉल्यूम उस हिसाब से मॉलिक्यूल। ये तो आप सबने पढ़ रखा है, तो भेजे में भेजा ही नहीं है, पीछे की चीजें भूलते चले जाते हो। हाँ तो फिर से बोल रहे हैं, एवोगैड्रो लॉ प्रूव करेंगे। डेफिनेशन समझ गए हो? स्टैंड इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस एट सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। फिर से बोल रहे हैं, सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो मान लीजिए कि भाई आप लोग ने बेटा प्रेशर का फॉर्मूला है 1/3 mn(v²) बाई बड़ा V, ये है, इसी से प्रूफ करना है रौनक भैया। तो PV इक्वल्स टू 1/3 mn(v²) हो गया, सही है। PV इज इक्वल टू 1/3 mv² इंटू n को अलग कर लेते हैं अभी फिलहाल, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। PV इक्वल्स टू 1/3 अच्छा PV जो है वो RT के बराबर हो गया, 1/3 इसमें ऊपर नीचे 2 मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, हाफ mv² इंटू n, तो RT इक्वल टू 2/3 और ये क्या बन जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इंटू n, सही है। इसको रख लेते हैं अब, देखो अब यहाँ से, वैसे इतने नाटक की कोई जरूरत थी नहीं, यहीं से कर सकते थे हम लोग, पर ठीक है चलो समझिएगा। दो गैसेस हैं, दो गैसेस RT, रेडबर्ग्स कांस्टेंट कांस्टेंट ही है और टेम्परेचर दोनों का T है, क्योंकि लिखा है सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। 2/3 काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, √3/2 RT, और अगर T सेम है तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या रहेगा, दोनों का सेम रहेगा। तो बस पहली वाली गैस के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, N1, और दूसरी वाली गैस के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, N2। तो यहाँ से N1 और N2 बराबर आएगा, implies N1 is equal to N2। नहीं समझ पाए, यहां से भी ला सकते थे। PV को हम लोग मतलब थोड़ा सा आप लोग के लिए और क्लियर करने के लिए हम PV को RT ना लिखें, समझना, PV को PV ही रहने दें। 1/3 ऊपर नीचे 2 मल्टीप्लाई डिवाइड करा के इसको हम क्या बना लें, काइनेटिक एनर्जी बना लें, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिख दें 3/2 RT। बोलो बात समझ आई? अब देखो बहुत सिंपल है, अगर इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस एट सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नहीं समझे? वॉल्यूम दो गैसेस की हमने सेम ले ली, दो गैसेस, एक का वॉल्यूम V1, ये 2 2 3 3 उड़ा दो तो यहाँ क्या बचेगा, RT N1, और दूसरी गैस PV2 RT N2। अब अगर V1 और V2 बराबर हैं तो N1 और N2 भी तो बराबर ही आएंगे, यही हो गया दोनों, नहीं पल्ले पड़ा, लिख लो। लिखो बेटा टॉपिक, डिग्री ऑफ फ्रीडम। देखिए डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? बताओ भाई, कौन बताएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? चलो छोड़ो बताते हैं। देखिए हाँ बताओ, नाच सकता है। पाकिस्तान में 0 है। पाकिस्तान का डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 कैसे है? भैया भैया प्रोसेस कर रहे हैं। आओ देखो लिखिए, अरे
डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? एक मॉलिक्यूल कितने रैंडम इंडिपेंडेंट मोशंस कर सकता है, उसे कहते हैं उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम। अभी तक हम लोग क्या पढ़ते आ रहे थे? कल हम लोग ने पढ़ा कि एक कंटेनर के अंदर गैस मॉलिक्यूल है, वो गैस मॉलिक्यूल रैंडम मोशन कर सकता है किसी भी जगह पर। अब वो गैस मॉलिक्यूल रैंडम मोशन करते समय प्रेशर लगाएगा, जिसका फॉर्मूला P=1/3 mv²/बड़ा भी पढ़ा हम लोगों ने। उनकी जो वेलोसिटी होगी मॉलिक्यूल्स की, वो आरएमएस वेलोसिटी होगी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होगी। अब हमको ये पढ़ना है कि वो जो गैस मॉलिक्यूल है वो कितने तरीके के इंडिपेंडेंट मोशंस कर सकता है। जैसे अगर एक मोनो एटॉमिक गैस है, मान लो, समझना बात को, एक मोनो एटॉमिक गैस का एग्जांपल हीलियम है ना। एक मोनो एटॉमिक गैस है ना, हीलियम, नियॉन, आर्गन, सब कौन सी गैसेस हैं? मोनो एटॉमिक गैसेस हैं। तो एक मोनो एटॉमिक गैस जो है किसी से बॉन्ड तो बनाए बैठी नहीं, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये क्या हो गया? जेड एक्सिस। तो एक मोनो एटॉमिक गैस से हीलियम, ये यहाँ पे है और कंटेनर के अंदर बंद है, तो ये मोनो एटॉमिक गैस विश्वास एक्स की तरफ भी जा सकती है, वाई की तरफ भी जा सकती है, और कहाँ जा सकती है? तो ये तीन तरीके के इंडिपेंडेंट मोशन कर सकती है। तो एक गैस मॉलिक्यूल कितने तरीके के इंडिपेंडेंट मोशंस कर सकता है, वो उस गैस मॉलिक्यूल का डिग्री ऑफ फ्रीडम। फ्रीडम मतलब आजादी से मोशन करना, और कितने मोशन करना, वो डिग्री ऑफ फ्रीडम कहलाएगा। नहीं समझ पाए? डिग्री ऑफ फ्रीडम को एफ से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो समझ ही गए कि एक मोनो एटॉमिक गैस तीन तरह जा सकती है, तीन जगह जा सकती है, एक्स वाई जेड, तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो गया? इसी तरह डाई और ट्राई यूथ के लिए पढ़ेंगे, पहले लिख लो डिग्री ऑफ फ्रीडम। It is the measure of total number of independent motions which a gas molecule can undergo freely, ठीक है, in three-dimensional space, समझ गए इसका फॉर्मूला? हाँ देखिए, डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए F इक्वल्स टू 3 into A minus R। A क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स in the system, R लिखिए, ठीक है। नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रिलेशंस among the particles, नंबर ऑफ पार्टिकल्स को 3 से मल्टीप्लाई करा के उसको नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रिलेशन से क्या कर दो? माइनस कर दो। नहीं समझ पाए? अरे वो भी समझाएंगे, अभी फील आ जाएगा अपने आप। लिखो पहला केस, फॉर मोनो एटॉमिक गैस, मोनो एटॉमिक गैस का मतलब कौन कौन सी गैसेस? जैसे कि हीलियम, एग्जांपल हीलियम, और हाँ नियॉन, आर्गन, एटसेट्रा।
सही है। तो इनका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम निकलेगा उसका फॉर्मूला पहले तो मैंने क्या बताया, 3a माइनस r। कैसे निकलेगा? देखो अगर हीलियम का एक मॉलिक्यूल है, क्या बोला मैंने, हीलियम का एक मॉलिक्यूल है, तो हीलियम का एक मॉलिक्यूल है तो एक की जगह आप 1 लिखेंगे और उस मॉलिक्यूल का खुद से थोड़ी कोई रिलेशन होगा, तो -0, तो 3। अच्छा, अब चाहे आप ऐसे ध्यान रखो, चाहे आप ये बात ध्यान दो कि 3 का मतलब हो गया कि वो x जा सकता है, y जा सकता है और कहाँ जा सकता है, z। 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गए और ये तीनों डिग्री ऑफ फ्रीडम ट्रांसलेशनल है। ट्रांसलेशनल का मतलब क्या हो गया? अरे लीनियर मोशन है, स्ट्रेट लाइन में मूव करेंगे, सही बात है। अगर एक डाई एटॉमिक गैस है, एक डाई एटॉमिक गैस से हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एटसेट्रा, तो एक डाई एटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालोगे? F इक्वल टू 3a माइनस r लगा के, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम होंगे? 2। हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल में 2 एटम, तो 3 इंटू 2 माइनस हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड है, एक बॉन्ड A नहीं R नहीं है, उन दोनों के पे एक बीच में एक रिलेशन है जो बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब R क्या हो गया? 1। तो ये क्या आ गया? डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब होता है, थोड़ा साफ साफ अच्छे से लिखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है, फैला के बढ़िया से लिखिएगा। 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब है 3 + 2, 3 ट्रांसलेशनल, 2 रोटेशनल। 3 तरीके से वो लीनियर एक्सिस में मूव कर सकते हैं, बॉन्ड उनके बीच में है, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, और 2 तरीके से वो रोटेशनल मोशन कर सकते हैं। ये लिख लो, 30 का वाला होता है। करा दे, ये तो समझ ही गए होंगे क्या चीजें चल रही हैं, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा फील करने के लिए क्या कहा है मैं, अच्छा चलो देखो, एक मोनो एटॉमिक गैस के बारे में बताया मैंने, तो जैसे हीलियम था, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 आ गया, ठीक है। अच्छा, नहीं जाएंगे आप लोग? नहीं नहीं, ऐसा जा नहीं सकते, रुकना तो बैठ कर रुकिए, पढ़िए। हाँ, डाई एटॉमिक के लिए मैंने आपको बताया, सुनना बेटा, डाई एटॉमिक गैसेस से हाइड्रोजन एसिड, सही है, या नाइट्रोजन, समझ रहे हो? तो इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आया था? 5। इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आया था? 5। आ रहे, एक बैठ जाइए बच्चे, वो जो सुनिएगा बेटा बैठ जाइए, ये जो R की वैल्यू थी यहाँ पे 1, ये R क्या डिनोट करता है यहाँ पे कि H और H के बीच में एक फाइनाइट डिस्टेंस है। H और H के बीच में क्या है? एक फाइनाइट डिस्टेंस है, इसलिए R को मैंने 1 लिया था। N और N के बीच में एक फाइनाइट डिस्टेंस है, इसलिए उसको हमने क्या ले लिया था? 1 लिया था। अब ये समझ गए होंगे तो ये ट्राई वाला समझना थोड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए। ट्राई एटॉमिक के लिए 2 केस क्रिएट होंगे। ट्राई एटॉमिक गैस देख लो बेटा, ट्राई एटॉमिक गैसेस 2 प्रकार की होती हैं, लीनियर, नॉन लीनियर। जैसे हमने कहा कि कार्बन डाइऑक्साइड C≡O, ये लीनियर है, इसका बॉन्ड एंगल क्या है? 180 डिग्री। डाइपोल मोमेंट क्या है? 0। पता है ना सबको ये बातें। लेकिन एक तरफ सल्फर H2O है, मान लो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, ये सल्फर डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर है, याद है ऐसा कुछ? बेंट, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन की वजह से। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है? लीनियर। अब देखो, डिग्री ऑफ फ्रीडम का क्या फॉर्मूला बताया? 3a माइनस r, सही है। यहाँ पे 3 इंटू a का मतलब यहाँ पे कितना होगा हिमांक बाबू? यहाँ पे a कितना होगा? फिर कॉपी में क्या देख रहे हो? 3 होगा और क्या? 1 2 3 मोनो एटॉमिक 1
डाई एटॉमिक 2, ट्राई एटॉमिक 4 3 5 3 माइनस इनके बीच में रिलेशन 2 फिक्स्ड डिस्टेंसेस हैं, इसके बीच में फिक्स्ड, इसके बीच में 2 फिक्स्ड डिस्टेंसेस, तो r यहाँ पे 2 ले लेना तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ जाएगा यहाँ पे 7 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे सुनिए बेटा, यहाँ पे f का फॉर्मूला वही लगेगा 3a माइनस r, a की जगह 3 ही लोगे, लेकिन r मतलब नंबर ऑफ फिक्स्ड रिलेशन, सल्फर ऑक्सीजन के बीच में फिक्स्ड डिस्टेंस होगी, सल्फर ऑक्सीजन के बीच में फिक्स्ड डिस्टेंस होगी, ऑक्सीजन के बीच में फिक्स्ड डिस्टेंस होगी, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा 6। नहीं समझ पाए, यहाँ पे 7 का मतलब और 6 का मतलब देखो, यहाँ पे 7 और 6 का मतलब क्या क्या है। 6 का मतलब हो गया कि भाई 3 ट्रांसलेशनल है ना, और 3 यहाँ पे एक वाइब्रेशनल क्रिएट होगा। हाँ देखिए, सभी लोग हम लोगों ने डिग्री ऑफ फ्रीडम समझ में आ गया पूरा का पूरा सबको, कितने कितने होंगे। मोनो एटॉमिक 3, डाई एटॉमिक 5, ट्राई एटॉमिक के 2 केस, लीनियर और नॉन लीनियर। अब एक और देखो, ये जो 5 था डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये 2 एनर्जीज, एक्चुअली 3 एनर्जीज में बढ़ता है। सब लोग अगर बोर्ड पे देखोगे, है तो गैस मॉलिक्यूल ही, गैस मॉलिक्यूल सीधा भी चल सकता है, गोल भी घूम सकता है और वाइब्रेट भी कर सकता है, है ना। तो 3 एनर्जीज होती है, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल। बात समझ में आ रही है। अब ये जो वाइब्रेशनल वाली एनर्जी है, ये आप लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया से समझो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद है, I इक्वल टू mr स्क्वायर समेशन mr स्क्वायर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया समेशन m इंटू r स्क्वायर, जैसा याद है। देखो, तो ट्रांसलेशनल तो 3 हो गई, रोटेशनल 2 हो गई, रोटेट कर सकता है अपनी एक्सिस पे, ठीक है। और वाइब्रेशनल वाली यहाँ पे क्या होती है 0। क्यों? इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो ना के बराबर है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब क्या होता था, समेशन m इंटू आर स्क्वायर। पहले एक हम लोग सेंटर ऑफ मास पकड़ते थे, सेंटर ऑफ मास से इस वाले की दूरी और सेंटर ऑफ मास से इस वाले की दूरी m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर को जोड़ देते थे, तो यहाँ ना के बराबर आता है, तो वाइब्रेशनल एनर्जी को हम 0 मान लेते हैं। या छोड़ो दुनिया की बातें, रट लो ज्यादा ठीक है। क्या चीज कि इसमें 3, 2 और ये क्या हो गया 0। यहाँ पे 3 और 1, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और वाइब्रेशनल। एक वाइब्रेशनल आना ही आना चाहिए, तो 3, 2, 1 ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और वाइब्रेशनल लिखो।